MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या अमेरिका बंकर बम गिराने वाला है ईरान पर? परिस्थितियां ऐसे बन रही हैं। बीती रात जो हुआ तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये ईरान ने जारी किया है परमाणु की तस्वीर। ईरानी मिलिट्री के हैंडल से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें एक शख्स है, ये आप देख रहे हैं, और ये है परमाणु बम का एक मॉडल। और वो दिखा रहा है कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और लिखा हुआ मे बी परमाणु मॉडल या ईरान का परमाणु बम। ये तस्वीर ईरान ने जारी की है। ये तस्वीर जारी करके क्या ईरान ये बता रहा है कि उसके पास परमाणु बम है, वो परमाणु बम बना चुका है? और अगर परमाणु बम है तो वो क्या अमेरिका और इजराइल को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखो? ये तस्वीर ईरान मिलिट्री ने जारी की है। और क्या इससे माना जाए कि ईरान परमाणु संपन्न हो चुका है? लेकिन ये बात जानकारी जैसे ही इजराइल को लगी, इजराइल ने एक के बाद एक देखिए अपने फाइटर जेट उतार दिए ईरान के आसमान में। आलम यह था कि ईरान के आसमान में सिर्फ इजरायली फाइटर थे। लगभग 50 से ज्यादा फाइटर जेट, लड़ाकू विमान ईरान में घुस चुके थे। ईरान के पूरे एयर स्पेस हवाई क्षेत्र पर इजरायली लड़ाकू विमान थे। और ये एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एनिमेशन के जरिए ईरान के ऊपर उसके एयर स्पेस में इजराइल ने रात में ही 50 फाइटर भेज दिए थे और दावा किया कि ईरान का पूरा एयर स्पेस हमने कब्जा लिया है। यानी ईरान का पूरा हवाई क्षेत्र इजराइल के कब्जे में आ चुका है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। ईरान का एयर डिफेंस यानी रक्षा प्रणाली ध्वस्त की है। ये एयर डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं जिसे टारगेट किया इजराइल ने। और एयर डिफेंस तबाह करने के बाद जहां ईरान ने अपने लॉन्चर्स रख रखे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट लग रखे हैं, मिसाइल रख रखी है, ये वो ठिकाना है। ईरान के मिसाइल साइट्स देख रहे हैं आप किस तरह बंकर नुमा पहाड़ी इलाके में बंकर बनाकर कई 100 फीट अंदर इस तरह के मिसाइल छिपा रखे हैं ईरान ने। इजराइल के जब फाइटर अंदर घुसे तो उनके टारगेट पर यही मिसाइल साइट थी। देखिए तस्वीर, मिसाइल सेंटर पर हमला किया है इजराइल ने, ईरान के मिसाइल सेंटर पर, और मिसाइल सेंटर तबाह हो गया है। ये ईरान का मिसाइल स्टोरेज साइट है, ये देख रहे हैं, जिसे उड़ा दिया है। और इतना ही नहीं, ईरान की जो हथियारों की फैक्ट्री थी, वो हथियारों की फैक्ट्री भी इजराइल ने उड़ा दी है। ये आप देख रहे हैं, जहां आग के शोले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ईरानी मिसाइल सेंटर। हथियारों का भंडार ईरान ने यहां रख रखा था। नेतन्याहू ने वो सब तबाह कर दिया है। आखिर ये
इजराइल करने में कैसे कामयाब हो गया। दरअसल 50 फाइटर के साथ हमला किया इजराइल ने। और आपको दिखाऊं, सोचिए ईरान में हालात क्या थे जब इजरायली फाइटर ईरान के आसमान में गरज रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान और ऊपर आपको सिर्फ फाइटर नजर आ रहे हैं और ये है फाइटर इजराइल के। इजराइल ने 50 फाइटर जेट से ईरान पर हमला बोला है। जानकार मानते हैं कि दूसरे देशों के इतने विमान एक साथ गए हैं, जबकि उस देश का एयर डिफेंस पूरी तरह चकनाचूर हो जाए ये तभी जा सकते हैं, यानी उसका अपने एयर स्पेस पर नियंत्रण खत्म हो जाए, उसके हवाई क्षेत्र में उसकी मंजूरी के बिना कोई नहीं आ सकता। तो क्या ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली पूरी तरह बेअसर हो गई, यानी वो इजराइल या अमेरिका के हवाई हमले या विमान नहीं रोक सकता। दुश्मन आराम से फाइटर प्लेन, मिसाइल या ड्रोन अटैक कर सकता है। ईरान में इजरायली जेट घुसने का मतलब क्या एयर स्पेस पर कब्जा हो गया पूरे हवाई क्षेत्र पर, क्योंकि पहले नेतन्याहू ने कहा था ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा है। अब ट्रंप ने भी दावा कर दिया कि ईरानी एयर स्पेस उनके कब्जे में है। एयर स्पेस पर कब्जा आधी जंग जीतने जैसा माना जाता है, क्योंकि अब ज्यादातर जंग हवाई हमलों से लड़ी जाती है और जो देश हवाई हमले रोकने में कमजोर होता है धीरे धीरे उसके हाथ से बाजी निकलने लगती है। और ईरान पर अभी तो सिर्फ इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका के पास तो और भी ताकतवर हवाई हमले बाकी हैं। और ईरान का एयर स्पेस अगर उसके कब्जे में है तो अमेरिका जब और जहां चाहे हमला कर सकता है। यह है स्थिति इस वक्त की। आइए अब आपको बताऊं, इसके बाद सुनिए जरा इजरायली सेना क्या कह रही है। Last night, the IDF eliminated Ali Shamadani. हमने अपने हमले से ईरान को काफी बड़ा झटका दिया है। हमले से डरकर दुश्मन पश्चिमी ईरान से पीछे हट गया है। हमने ईरानी सेना को मध्य ईरान की ओर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है और हम उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ने वाले। ईरान अब इस्फहान इलाके से मिसाइल फायर करने की तैयारी में है। हम ईरान के आर्मी टारगेट पर हमले कर रहे हैं और वो हमारे नागरिकों और उनके घरों को निशाना बना रहा है। We are aiming at military targets. अब देखिए जरा क्या किया इजराइल ने। इजराइल ने दरअसल अपने फाइटर भेजे, देखिए किस तरह से ये फाइटर उड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इजरायली नक्शा, इजरायली नक्शे से ईरान के ऊपर फाइटर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है यूरेनियम साइट। यहीं पर यूरेनियम को शुद्ध किया जा रहा है जिससे उससे बनाया जा सके परमाणु बम। यह है वो साइट, यहीं पर अटैक किया है इजराइल ने। ये नीचे यूरेनियम साइट आप देख रहे हैं, इनमें यूरेनियम है जिसका शुद्धिकरण हो रहा है और इसको 90% तक एनरिच करके उसके बाद इसका परमाणु में इस्तेमाल होता है। और ये देखिए उस साइट को उड़ा दिया है। ये आप देख रहे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 मिसाइल अटैक हुए हैं और नतांज परमाणु अड्डा उड़ा दिया है। 3 अलग अलग स्ट्रक्चर थे जिसे उड़ा दिया है इजराइल ने हमलों में। यह बता रहा है कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ उसके परमाणु अड्डों पर जहां वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, यह तबरीज मिसाइल बेस था ईरान का, इसे भी उड़ा दिया गया है। आप देखिए हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर है। ये देख रहे हैं आप हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर। एक तरफ आपको स्ट्रक्चर पूरा ढांचा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पूरा ढांचा उड़ा हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं उस प्लांट के अंदर जहां यूरेनियम को रखा जाता है और यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है इस हद तक जिससे उसे परमाणु बम बनाने में मदद ली जा सके। यह है वो प्लांट, यह ऐसा दिखता है वो प्लांट। इनके अंदर यूरेनियम है और ये जोर से घूमते हैं और यूरेनियम को इनरिच करते हैं, जिसे शुद्ध करना भी कहते हैं। और जब ये 90% तक शुद्ध हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है परमाणु बम बनाने में। यहां हमला कर रहा है इजराइल। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का दावा किया है। ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने सटीक निशाना लगाया। हालांकि ईरान ने इन हमलों में बड़े नुकसान से इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का इस हमले पर बयान आया है। ईरान की इस खुफिया और सुरक्षित परमाणु ठिकाने में नतांज भी शामिल है। इस हमले में नतांज परमाणु ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नतांज का परमाणु ठिकाना दरअसल जमीन से ये 200 फीट नीचे है, 200 फीट नीचे।
इजराइल जमीन के नीचे इस टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। 200 फीट नीचे इजराइल नहीं मार सकता है, लेकिन इजराइल ने इस ठिकाने के अंदरूनी हिस्से पर बड़ा हमला किया है। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र में भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जहां परमाणु संवर्धन 60% से अधिक हो गया है, यानी एनरिचमेंट 7% से अधिक हो गया है, मोर देन 60%। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है और यही यूरेनियम 90% शुद्ध हो रहे हैं। इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान ऐसा आसानी से कर सकता है। बिजली सप्लाई बाधित होने से रेडिएशन की आशंका जरूर यहां बनी हुई है। अगर रेडिएशन यहां हुआ तो इसमें ईरान में भारी नुकसान हो सकता है। इंसान, जानवरों, पर्यावरण पर बेहद खतरनाक असर हो सकता है। सबसे पहले नजदीकी इलाकों के लोग बीमार पड़ सकते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। रेडियो एक्टिव तत्व हवा, पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे फसलों और पीने के पानी तक में जहर घुल सकता है। इसलिए इस जगह पर अटैक किया जा रहा है। सुनिए जरा ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। एकता और आम सहमति से दुश्मन को हराया जा सकता है। लोगों के समर्थन और अधिकारियों की तुरंत प्रतिक्रिया से कोई भी समस्या देश को खतरे में नहीं डालेगी। भागीदारी की भावना पैदा करके समस्याओं का समाधान और अधिक तेजी से संभव है। एकता, सामंजस्य और सहानुभूति के साथ हम इस संकट को दूर कर सकते हैं। अगर देश के अंदर एकता है तो आगे का रास्ता मजबूती से तय होगा। तो सवाल यह है, ये परमाणु क्या इजराइल अकेले खत्म नहीं कर सकता है? क्या इसके लिए जरूरत अमेरिका की पड़ेगी? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है टारगेट पर ईरान के परमाणु हथियार। हथियार कहां रखे हैं मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं, यहां रखे हैं, ये है परमाणु। इसी यूरेनियम साइट के अंदर मैं आपको ले गया था, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 300 फीट गहरे बंकर में रखे गए, 300 फीट गहरे बंकर हैं। देखिए, ये इजराइल ने जारी की है तस्वीर कि इन बंकर्स के अंदर ये यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है परमाणु बम बनाने के लिए। लेकिन क्या यही वजह है कि ट्रंप फौरन G7 की बैठक छोड़कर गए? क्योंकि बिना ट्रंप और बिना अमेरिका की मदद के जहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म आखिर अमेरिका कैसे कर सकता है? अगली तस्वीर देखिए जरा। अमेरिका के पास है ये बी बॉम्बर, देख रहे हैं, बॉम्बर विमान से ये जो बम निकल रहा है, B-52 बॉम्बर है ये। अमेरिका के इसी B-52 बॉम्बर से ही जहां परमाणु मौजूद है उन्हें खत्म किया जा सकता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है ईरान के परमाणु को खत्म करने का। अगर अमेरिका अपने इस B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा तभी ईरान के परमाणु खत्म किए जा सकते हैं। देखिए जरा कैसे और क्यों और किस जगह मौजूद है परमाणु जिसे खत्म नहीं किया जा सकता बिना अमेरिका की मदद के। दरअसल ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे बंकर है, बंकर में परमाणु है। इजराइल के निशाने पर ईरान का परमाणु ठिकाना है। ईरान के नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकाने टारगेट पर टॉप पर है। अमेरिका इजराइल के निशाने पर सुप्रीम नेता खमनेई भी है। इजराइल और अमेरिका से बार बार वार्निंग आ रही है, लेकिन ये तीनों टारगेट इजराइल अपने दम पर निशाना नहीं लगा सकता है। तीनों टारगेट जमीन से लगभग 200 से 300 फीट अंदर कंक्रीट के बंकर में है। 200 फीट यानी सोचिए करीब नीचे 20 मंजिला इमारत नीचे और गहरी है। तो जो भी बम मारा जाए वो नीचे 20 मंजिल तक घुसे अंदर, बेसमेंट 20 -20 तक। इन टारगेट को हिट करने की ताकत दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से अमेरिका लौट गए। दवा इस बैठक में ईरान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो तीनों जगहों को निशाना बना सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो या खमनेई हो। इसी वजह से जंग में अमेरिका की एंट्री की संभावना बढ़ गई है और अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है। और अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किसके लिए? ईरान के लिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव। यदि ईरान अपने नापाकी कार्यक्रम को
और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, या अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है, और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है, और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब देखिए जरा, अगर अमेरिका B-52 बॉम्बर विमान भेजता है तो उसमें कौन सी मिसाइल लगती है जिस मिसाइल से परमाणु बम जो 20 बेसमेंट नीचे है वहां हमला होता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका का बस्टर बम है। ये बस्टर बम दागा और ये नीचे जा रहा है, देखिए नीचे जा रहा है, और ये नीचे जाकर जमीन में घुसा। जमीन में अंदर घुसने के बाद देखिए बेसमेंट में घुस रहा है। ये पहला जो कंक्रीट का बना हुआ बंकर है उसे फोड़ेगा। बंकर के अंदर जाकर धमाका करता है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर बंकर बस्टर बम है क्या। यह है बस्टर बम। अमेरिका के बंकर बस्टर बम बेहद घातक है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP भी कहा जाता है। इसका वजन होता है 13,600 किलो और लंबाई 20 फुट से ज्यादा। इसमें 2200 किलो से ज्यादा विस्फोटक लगाया जा सकता है। 2200 किलो। यह धरती फाड़ बंकर बम एक गाइडेड बम है जो जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। धरती के नीचे 200 फीट से अधिक गहराई में तबाही के लिए बनाया गया। इसे धरती के इतना नीचे कोई आम मिसाइल काम नहीं कर सकती। यह पेनिट्रेटर बम कई चरणों में काम करता है। पहला, धरती की सतह पर धमाके से साथ अंदर घुसता है। कई विस्फोटक करते हुए यह अंदर तक प्रवेश करता है। इसके बाद धरती के नीचे सुरक्षित बंकरों को तबाह कर देता है और इसको दागा जा सकता है इस B-52 बॉम्बर से। B-52 बॉम्ब वर्षक ही टारगेट कर सकता है। B-2 और B-52 भी सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं। अमेरिका ने इसे करीबी दोस्त इजराइल को सोचिए अब तक नहीं दिया है। मतलब खमनेई का किला तभी ढहेगा जब अमेरिका की एंट्री होगी। अगर अमेरिका युद्ध में सीधे सैन्य समर्थन देता है, ऐसी स्थिति में अमेरिका इजराइल को एक घातक बम दे सकता है। अब तक किसी युद्ध में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सुनिए, अब आपको दिखाऊं जरा। एक तरफ अमेरिका कह रहा है उसने ईरान के एयर स्पेस को घेर लिया है, बंकर बस्टर बम दागने जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के सामने ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं। ये एक AI जनरेटेड इमेज है। कुछ इसी तरह से बेशक इजराइल ये कह रहा था उन्होंने उसका एयर स्पेस घेर लिया है, लेकिन उसके फौरन बाद ईरान ने देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है, फतेह दाग दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान ने सबसे ताकतवर मिसाइलों से हमला किया इजराइल पर।
के ईरान पर हमले के बाद बारी थी ईरान की, उसके बाद इजराइल के आसमान में ये ईरानी फतेह मिसाइल आप देख रहे हैं, खासतौर पर राजधानी तेल अवीव में। देखिए फतेह जब गिरी है इजराइल में, तो एक घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा लगा घर पर भूकंप आ गया है, सब कुछ नस्तो नाबूद हो गया। आइए मैं आपको बताऊं, ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला कर दिया है। खमनेई के जंग के ऐलान के साथ ही ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। इसमें फतेह मिसाइल से भी इजराइल पर हमला किया गया। यह पहली बार है जब इस जंग में ईरान ने फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने फतेह से हमले की पुष्टि की है। ईरान का दावा यह है कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है, साथ ही बार बार इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। फतेह ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ती है और 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 1400 किलोमीटर की रेंज है। 2023 में ईरान ने दुनिया के सामने इसे पेश किया था और इसका नाम सुप्रीम लीडर खमनेई ने खुद रखा था। यह तेल अवीव से सिर्फ 400 सेकंड में पहुंच सकती है। तेज रफ्तार के चलते इन्हें रोकना मुश्किल होता है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। हाइपरसोनिक तेजी से दिशा भी बदल सकती है, यह है इसकी ताकत। और सोचिए, जब यह मिसाइल जाकर इजराइल में गिरी है तो इजराइल में जो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं वो देखिए इन मिसाइलों के मलबे के साथ जश्न मना रहे थे। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इजराइल के वेस्ट बैंक की, जहां फिलिस्तीनी आबादी है अच्छी खासी, उनको देखिए अपनी गाड़ी पर ईरानी मिसाइल का मलबा रखे। जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्या उस दायरे में अब खमनेई और ट्रंप आमने सामने हैं? क्या अब अमेरिका खुद इस जंग में दाखिल होने जा रहा है? कल जिस तरह ट्रंप G7 छोड़कर भागे, उसके बाद ये उन्होंने खुद, ट्रंप ने कहा कि ईरान का एयर स्पेस उनके कब्जे में आ गया। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, खुद खमनेई सामने आए, दुनिया के मीडिया के सामने आए, बयान जारी किया कि आगे की उनकी तैयारी क्या है। देखिए जरा खमनेई क्या कह रहे हैं, और वो सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा हमें पता है कि सुप्रीम लीडर खमनेई कहां छुपे हैं, वो आसान निशाना है लेकिन अभी उन्हें नहीं मारेंगे। जंग में ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। अगर अमेरिकी नागरिकों या सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो फिर अमेरिका का सब्र भी टूट जाएगा। हर देश को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है, लेकिन ईरान को परमाणु डील मान लेना चाहिए। हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने बार बार ईरान को इसे लेकर आगाह किया है। अब सबसे कह रहे हैं तुरंत तेहरान खाली करो। खमनेई ने कहा अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजराइल से जंग में अमेरिका ने दखल दिया तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इससे दोनों तरफ सिर्फ नुकसान नहीं बढ़ेगा बल्कि इलाके में पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। तेहरान धमकी की भाषा का जवाब नहीं देता, लेकिन ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और खमनेई क्या कह रहे हैं। अमेरिका सुन ले, हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे।
अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कोई भी सैन्य दखल दिया तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान का रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान बहुत टेंशन में है और अब वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब और एक सप्ताह पहले के बीच बहुत अंतर है। अब ये हम पर है कि ईरान पर हम हमला कर सकते हैं या ईरान पर हमला नहीं भी कर सकते। ईरान पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया है। उनके पास कोई हवाई रक्षा नहीं है। ऐसे में पता नहीं वो कब तक मुकाबला कर पाएगा। अब देखिए जरा ईरान क्या कर रहा है। न सिर्फ मिसाइल दाग रहा है, बल्कि ये तस्वीर देखिए। ईरान ने मोसाद के एजेंट को पकड़ लिया है, वो एजेंट जो आत्महत्या करने जा रहा था। मोसाद के जासूसों को पकड़ा जा रहा है। ये देखिए जासूस भाग रहा है रात के अंधेरे में, उसे पीछे लोग दौड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है वो आत्महत्या करने जा रहा था, उससे पहले उसे ईरान में दबोच लिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस शख्स की जिसे पकड़ा गया है, उसके हाथ बांध दिए गए हैं। यह बताया जा रहा है मोसाद का एजेंट है जो ईरान में था। ईरान में एक के बाद एक हमले हुए, उनके सेना के कमांडर मारे गए, परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और वहां जो जासूस मौजूद थे अब उनकी धरपकड़ तेज हो गई। ये देखिए जासूस भाग रहा था, इसे पकड़ा है। बताया जा रहा है खुदकुशी करने वाला था। दूसरी तरफ देखिए ये इजराइल का हर्मीज ड्रोन है। ये हर्मीज ड्रोन गिरा दिया है ईरान ने। ये वो ड्रोन है, इजरायली ड्रोन बताया जा रहा है। खबर एक चौंकाने वाली है, वो ये कि इजराइल के हथियार क्या खत्म हो रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल लंबे वक्त से गाजा में लड़ रहा है। ईरान से जंग के बीच इजराइल पर बड़ा खुलासा है। इजराइल का मिसाइल भंडार तेजी से कम हो रहा है। अगर अमेरिका की तरफ से इजराइल की मदद नहीं हुई तो मिसाइलों का भंडार सिर्फ 10 से 12 दिन तक ही चलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों की बौछार हो रही है। इसे रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। इस हफ्ते के अंत तक मिसाइल भंडार काफी कम हो जाएगा, तब इजराइल छोटे अनुपात में ही मिसाइल अटैक रोक पाएगा। इजराइल पर यह दावा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि मिसाइल भंडार इजराइल के लिए गंभीर विषय है। 2014 में भी इजराइल के सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी, लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले ही हमास ने घुटने टेक दिए और हमास ने इजराइल के सामने सीजफायर की मांग रख दी। यह दावा इजराइल के ही मिसाइल विशेषज्ञ ताल ने किया है। उनका कहना है कि इस बार यह स्थिति युद्ध विराम करा सकती है। हालांकि इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की संख्या कम हो रही है। शुक्रवार रात 150 जबकि मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलों से अटैक हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान का मिसाइल भंडार भी कम हो रहा है और इजराइल का भी। आइए अब आपको दिखाऊं कि कैसे नेतन्याहू, मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या अमेरिका पर हमला करेगा ईरान। ये इसलिए कहा जा रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान ने जारी की है तस्वीरें। ये ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं कि ईरान बड़ी तैयारी में है। अगली तस्वीर देखिए, ये आप ड्रोन देख रहे हैं, ये ड्रोन की तस्वीरें जारी की गई हैं, ईरान ने ही जारी की है। क्या ईरान साफ साफ जो खमनेई कह चुके हैं कि अमेरिका जंग में दाखिल हुआ तो उनका अगला निशाना अमेरिका ही होगा। यह चुनौती ईरान अमेरिका को दे रहा है कि आप जंग में मत घुसो और अगर जंग में दाखिल हुए तो हम अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। ईरान को अमेरिका के जंग में कूदने की आशंका है। इस वजह से ईरान ने अपना प्लान तैयार कर रखा है। इसमें अधिकारियों का दावा ईरान की तैयारी पूरी है। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें तैनात की गई हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले कर सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं।
ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी, हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए वो हम पर सैन्य हमले करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं, ईरानी लोगों पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका जंग में कूदेगा? अगर अमेरिका जंग में कूदता है, हूती विद्रोही लड़ाके भी उतरेंगे। ईरान समर्थक हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाएंगे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा सकता है और यह ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इससे अमेरिकी जहाजों को रास्ते में रोका जा सकेगा। ट्रंप के खामनेई पर बयान के बाद ईरान ने तैयारी तेज कर दी है। अब देखिए जरा क्या करेगा ईरान। क्या ईरान अमेरिका तक मिसाइल दाग पाएगा? दोनों में दूरी इतनी ज्यादा है कि ईरान की कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं जाएगी, लेकिन ईरान अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर सकता है जो अरब देशों में हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं। ईरान क्या कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया, इन सब इलाकों में अमेरिकी एयरबेस हैं। ईरान मिसाइल दाग सकता है तुर्की में अमेरिका के बेस पर। ईरान हमला कर सकता है इराक में जो अमेरिका का बेस है, सीरिया में जो अमेरिका का बेस है वहां अटैक कर सकता है, कुवैत में जो अमेरिकी बेस है वहां हमला कर सकता है, सऊदी अरब में 3000 सैनिक हैं अमेरिका के, वहां अटैक कर सकता है ईरान। बहरीन में अमेरिका के 12 बेस हैं, 3700 सैनिक हैं, यहां अटैक कर सकता है ईरान। कतर में 13000 सैनिक हैं, ओमान में 6 बेस हैं, 600 सैनिक हैं, ओमान में अटैक हो सकता है, यूएई में अटैक हो सकता है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे और देखिए ईरान क्या कर सकता है अमेरिका का। बिना अमेरिका तक मिसाइल दागे ईरान इन जगहों पर हमला कर सकता है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अमेरिका भी ये कह रहा है कि ये गुस्ताखी मत करना और ईरान भी ये कह रहा है कि तुम जंग में शामिल मत होना वरना हम जवाब दे सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। जंग निस्बत बे तबाआत हिमायत कूरकार मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का अमेरिकी हस्तक्षेप पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी। हजारों अमेरिकी सैनिक ईरान के हथियारों के निशाने पर मौजूद हैं। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इस जंग के बीच तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। उस स्थिति में ईरान लोग छोड़कर जा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान से 110 भारतीय छात्र लौट रहे हैं। ये वो भारतीय हैं जो ईरान में फंसे हुए थे। भारत सरकार ने कदम उठाया, आर्मेनिया तक लाया और उसके बाद वहां से 110 भारतीय छात्र लौट रहे हैं और जानकारी के मुताबिक आज रात 10:30 बजे तक ये विमान भारत में लैंड हो जाएगा और सभी देश जिनके लोग वहां मौजूद हैं ईरान में उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि अगर ईरान में फंस गए तो क्या करना है। सबसे पहले देखिए, भारत ईरान में फंसे लोगों का रेस्क्यू भारत ने शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के 110 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इंडिगो का विमान इन्हें लेकर आर्मेनिया से कतर जा रहा है। कतर से दूसरे विमान से सभी को दिल्ली लाया जाएगा। ईरान में 1500 छात्र समेत 10,000 भारतीय फंसे हैं। इन्हें सड़क के रास्ते आर्मेनिया पहुंचाने का इंतजाम हो रहा है और क्योंकि हवाई हमले के चलते ईरान का एयर स्पेस बंद है और इसके बाद आर्मेनिया से भारत के विमान रेस्क्यू में जुटे। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बेवजह घर से बाहर न निकलने और सतर्क रहने को कहा है। खतरे की हालत में दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा है। अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और नागरिकों को ईरान की यात्रा नहीं करने को कहा है। इजराइल और इराक की यात्रा में भी सावधानी बरतें। मिडिल ईस्ट पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स बनाई है और हालात बिगड़ने पर यह अपने राजनयिक को निकालेगी। इजराइल में अमेरिका ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। विदेश नीति के फैसले ट्रंप और व्हाइट हाउस के हाथ में हैं, यानी मिडिल ईस्ट के हालात पर ट्रंप ऑर्डर दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ दे रहा था। पाक के मंत्री और सांसद तक उसके पक्ष में बयान दे रहे थे, लेकिन अचानक ईरान में अपना दूतावास खाली करवा लिया ईरान से और पाकिस्तान ने अपने राजनयिक तेहरान से वापस बुला लिए और कह रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के छात्र भी ईरान छोड़ रहे हैं। अब तक करीब 500 लोग वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। सुनिए जरा जो लोग वहां फंसे हुए क्या कह रहे हैं। घर के 4 भाई हैं, चारों के चारों मौलवियत की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए
ईरान गए हुए थे। इंडियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी थी कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं ईरान के अंदर, वो जितनी जल्दी हो तेहरान छोड़ दो। तो उन्होंने इंडियन एडवाइजरी को फॉलो करते हुए तेहरान छोड़ दिया। सरकार से यही अपील है कि जो लोग आना चाहते हैं उनको किसी विशेष विमान से या किसी भी तरह से इंडिया वापस बुला लिया जाए। बता रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है रात, बहुत ज्यादा। रात को बहुत कानों में आवाज आती है तो एक दहशत सी होती है। वहाँ पर गरीब लोग सभी तरह के रहते हैं। अगर भारत सरकार अपना खर्चा देकर उन्हें बुला ले तो बेहतर है। बमबारी कर रहा है इजराइल बराबर। भारत सरकार से यही चाहते हैं हम कि भारत सरकार बच्चों को बुला दे, हमारों को अपने वतन में रहना चाहते हैं। अगर जंग बंद हो गई तो फिर चले जाएंगे वो। और आइए आपको बताऊं, ईरान लोग खाली कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका की एंट्री हुई तो फिर वहां के से निकलने के हालात नहीं होंगे। अमेरिका का टारगेट क्या खमनेई है? क्या अमेरिका चाहता है या तो खमनेई का खात्मा या फिर तख्ता पलट हो जाए? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बताया गया कि खमनेई का जहां घर है उनके बंकर के पास इजराइल ने हमला किया। ये जो आपको धुआं नजर आ रहा है, बताया जा रहा है यहीं आसपास खमनेई का बंकर है और वहां तक अब अटैक हो गया है। तेहरान में लाविजान है और उस लाविजान पर अटैक हुआ है जहां खमनेई का बंकर बताया जाता है, क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा है कि अगर उन्होंने खमनेई को मार दिया तो फिर यह जंग रुक जाएगी और सीज फायर हो जाएगा। इसीलिए उनके बंकर तक अटैक कर दिया गया है। इजराइल अब खमनेई के खात्मे का प्लान बना रहा है और कहा यह जा रहा है कि खमनेई को खुफिया बंकर में छिपाया गया है। खुफिया बंकर भी तेहरान शहर के आसपास ही है। ट्रंप नेतन्याहू तेहरान को खाली करने की चेतावनी दे चुके हैं। दावा यह भी है कि अमेरिकी B-52 बॉम्बर सक्रिय हो रहे हैं। यह बंकर को उड़ाने वाला घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान B-52 बॉम्बर से खमनेई पर अटैक हो सकता है, क्योंकि बंकर इनका भी उतना ही नीचे अंदर है जैसे परमाणु अंदर है। खुफिया बंकर ही खमनेई के खात्मे की तैयारी हो सकती है। इसी में ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उन्हें खमनेई की लोकेशन पता है और ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का अब खुला कब्जा है, यानी खमनेई पर हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। ट्रंप ने इस धमकी के साथ ही बिना शर्त सरेंडर की मांग की है, इसलिए माना जा रहा है सरेंडर नहीं हुआ तो खमनेई पर अटैक होगा। खुद नेतन्याहू खमनेई की हत्या को लेकर इंटरव्यू में बयान दिया। उन्होंने कहा अगर खमनेई को निशाना बनाया जाता है तो इससे ईरान के साथ युद्ध बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा, यह अमेरिका कह रहा है। सुनिए जरा ईरान की आर्मी क्या कुछ कह रही है। हमने अब तक जो ऑपरेशन किए हैं वो सिर्फ अपने बचाव और इजराइल की चेतावनी देने के लिए किए हैं, लेकिन जल्द ही हम इजराइल को कड़ा सबक सिखाएंगे। इसलिए तेल अवीव और जाफरा के लोगों को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इलाका खाली कर दूर चले जाएं। नेतन्याहू की जानवरों जैसी इच्छा के शिकार न बने। और ईरान का डर देखिए, ईरान का डर इस कदर है, कल मैंने आपको बताया था फोन रखने पर सेना को मना कर दिया है। और डर यह है कि जिन लोगों के फोन में व्हाट्सएप है उनसे कहा गया है अपने अपने व्हाट्सएप डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। अब व्हाट्सएप से भी ईरान को किस चीज का डर लग रहा है? ईरान इजराइल के बीच जंग के बीच ईरानी सरकार ने आदेश अपने नागरिकों को दिया है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम का इस्तेमाल ना करें। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने लोगों से अपील की है कि नागरिक अपने फोन से व्हाट्सएप हटा दें। ईरान ने व्हाट्सएप पर जासूसी करने का आरोप लगाया। ऐप के जरिए लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ऐप से लोकेशन ट्रैक की जा रही है। इजराइल को इन्हीं ऐप से सैन्य कमांडरों की लोकेशन मिली। व्हाट्सएप ईरान के लोगों की जानकारी इजराइल को दे रहा है। ईरान के आरोपों को व्हाट्सएप ने पूरी तरह खारिज कर दिया। व्हाट्सएप ने कहा यह हमारी सेवा को रोकने का बहाना हो सकता है। व्हाट्सएप लोकेशन को ट्रैक नहीं करता है। कौन किसको मैसेज भेज रहा है हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। हम लोगों के पर्सनल मैसेज भी ट्रैक नहीं करते हैं। हम किसी भी सरकार को जानकारी नहीं देते हैं। ईरान पहले भी व्हाट्सएप पर बैन लगा चुका है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे, तब ईरान की सरकार ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर बैन लगा दिया था। 2024 में सरकार ने व्हाट्सएप से बैन हटा दिया था। आइए अब आपको दिखाऊं कि एक तरफ ये बैन, दूसरी तरफ
क्या अगर खमनेई नहीं मारे गए तो अमेरिका और इजराइल की दूसरी कोशिश क्या है? खमनेई का तख्ता पलट। ईरान के जो पूर्व राजा थे, उनके जो बेटे हैं प्रिंस, उन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है प्रिंस रजा पहलवी। रजा पहलवी को स्थापित करना ईरान में, यानी खमनेई का तख्ता पलट करना और इनको ईरान में लेकर आना और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना। ये कौन है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। नेतन्याहू के साथ आप देख रहे हैं रजा पहलवी को, यानी ये इजराइल के करीबी हैं, ये अमेरिका के करीबी हैं रजा पहलवी। ये तस्वीर आप नेतन्याहू के साथ उनकी देख रहे हैं, जो बताता है कि अगर इनकी वापसी ईरान में होती, अभी ये ईरान में नहीं है, अगर इनकी वापसी ईरान में होती है तो क्या ईरान के लोग ऐसी स्थिति में जब जंग का आलम है और उनके सुप्रीम लीडर निशाने पर है, इन्हें स्वीकार करेंगे? हत्या के साथ ही इजराइल के पास प्लान बी भी है, तख्ता पलट। ईरान की कुर्सी पर इजराइल समर्थक को बिठाने की तैयारी है और इस प्लान में सबसे ऊपर रजा पहलवी का नाम है। रजा पूरे ईरान पर शासन करने वाले पहलवी राजवंश के वंशज हैं। इन्होंने कजर राजाओं को खदेड़कर पूरे ईरान पर उस दौर में कब्जा किया और साल 1929 के दौरान ईरान पहलवी साम्राज्य की स्थापना हुई। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के शाह राजा मोहम्मद रजा पहलवी थे, यानी इनके पिता। इनके तख्ता पलट के बाद उन्हें ईरान से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें परिवार के साथ ईरान से मिस्र भागने पर मजबूर होना पड़ा। रजा पहलवी ईरान के इसी राजा शाह मोहम्मद रजा के बेटे हैं। वो और ईरान में खमनेई प्रशासन के बड़े आलोचक रहे हैं। अब जंग के बीच इजराइल अमेरिका उन्हें दोबारा गद्दी सौंप सकते हैं। रजा ने भी ऐलान किया है कि वो लौटने पर ईरान में लोकतंत्र लाएंगे और उन्होंने इजराइल के साथ ईरान से अच्छे संबंधों की पैरवी भी की है। इसलिए माना जा रहा है कि रजा पहलवी की ईरान में वापसी होगी। खमनेई के तख्ता पलट के बाद रजा पहलवी को सत्ता सौंपी जाएगी। क्या यह मुमकिन है? सुनिए जरा रजा पहलवी क्या कह रहे हैं। इस्लामी به پایان خود रसीदे इस्लामी गणराज्य अपने अंत की ओर पहुंच चुका है। खमनेई एक डरे हुए चूहे की तरह अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालात पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया। ये परिवर्तन अब थमने वाला नहीं है। ये एक तीव्र मोड़ है। ये इतिहास का एक तीव्र मोड़ है जिसे हम सब मिलकर पार करेंगे। शासन का पतन जरूरी है। हम एक नए ईरान के लिए तैयार हैं। बंदर अब्बास से लेकर बंदर अंजलि तक, शिराज से इस्फहान तक, तबरीज से जाहिदान तक, मशहद से अहवाज तक, शहर ए कुर्द से करमान शाह तक, हर कोना उठे और इस शासन का अंत करे। तो नेतन्याहू के करीबी रजा पहलवी क्या ईरान में आ सकते हैं? कौन रजा पहलवी? जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके बेटे हैं। इनका नाम है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद के बेटे ये राजा थे। इनके बेटे प्रिंस। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आयतुल्ला खुमानी। ये दरअसल अली जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके उत्तराधिकारी, उनसे पहले जो सुप्रीम लीडर रहे वो खुमानी है। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे अली सुप्रीम लीडर बने। ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई, अली खमनेई आयतुल्ला खुमैनी के उत्तराधिकारी हैं और खमनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। उनके पिता जावेद खमनेई एक मौलवी थे। जावेद के 8 बच्चों में खमनेई दूसरे नंबर पर थे। वो काफ़ी कम उम्र में मौलवी बन गए और 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में खमनेई शामिल हुए। ये क्रांति रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुई थी। 3 जून 1989 को खुमैनी की मौत के बाद अली खमनेई सुप्रीम लीडर बने और तभी से वो ईरान के सर्वोच्च पद पर मौजूद हैं। 1981 में खमनेई पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले में उनका दायां हाथ पैरालाइज हो गया और एक कान से सुनने की क्षमता खत्म हो गई। इसके बावजूद वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। आयतुल्ला खमनेई के परिवार में पत्नी, 4 बेटे, 2 बेटियां हैं। खमनेई एक धार्मिक नेता हैं और इसलिए उनकी संपत्ति के बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन 2013 की एक रिपोर्ट में उनकी संपत्ति का दावा किया गया था। इसमें बताया कि उनके पास 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। उन्होंने रियल एस्टेट से लेकर तेल समेत कई क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया है। हालांकि खमनेई इसे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानते बल्कि ईरान की संपत्ति कहते हैं। उनके बेटों के पास करीब 3000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। वो प्राइवेट जेट और अपने हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हैं। उनके पास हीरे, जवाहरात और कई महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं।
आइए अब आपको सुनवाऊं क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी प्रवक्ता। Now, as the conflict between Israel and Iran continues, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है, ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हर देश को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। हम सिर्फ मदद की पेशकश कर सकते हैं और ये उस देश पर निर्भर करता है कि मदद लेना चाहता है या नहीं। ट्रंप फिर शांति और अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात करते हैं और यह उनकी प्राथमिकता में है। और आइए अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया पहुंचे, वो तस्वीर है। प्रधानमंत्री G7 बैठक में थे और वहां से क्रोएशिया पहुंचे हैं। भारतीयों ने उनका स्वागत किया। लेकिन क्रोएशिया पहुंचने से पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में थे। वहां इटली की पीएम मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 से क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन जिस G7 के मंच को ट्रंप बीच में छोड़कर चले गए थे, उसी मंच पर मोदी आए तो अपनी बातों और अंदाज से दिल जीत लिया। वैसे तो मोदी मैक्रोन से लेकर ब्रिटेन और कनाडा के पीएम तक से मिले, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और इटली की पीएम की मुलाकात की रही। इस मुलाकात में मोदी हंसते और मेलोनी मुस्कुराती नजर आई। दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। खुद मेलोनी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि इटली और भारत महान दोस्ती से जुड़े हुए हैं। इस पर मोदी ने भी जवाब दिया कि मेलोनी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इटली के साथ भारत की दोस्ती और मजबूत होगी, जिससे हमारे लोगों का फायदा होगा। G7 के मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को कड़ा संदेश दिया। कहा, पहलगाम में हुआ हमला भारत और मानवता पर हमला था। आतंक के मुकाबले के लिए एकजुट होना और दोहरे मापदंडों से बचना जरूरी है। कुछ देश अपनी पसंद नापसंद के आधार पर कड़ी पाबंदी लगाते हैं और कुछ देश आतंक का समर्थन करने वालों को सम्मानित कर रहे हैं। दुनिया को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर ईरान के एम्बेसडर जो यूएन में थे, वो क्या कह रहे हैं। The United States complicity in this terrorist attack is beyond. अगर ये साबित होता है कि अमेरिका ईरान पर हमलों में सीधे तौर पर शामिल है, तो ईरान अमेरिका को जल्द जवाब देना शुरू कर देगा। और इस बीच देखिए कि ट्रंप तो G7 से जा चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप में बात हुई और लंबी चौड़ी बातचीत हुई। आधे घंटे से ज्यादा मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। यह बातचीत तब हो रही थी जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका, उसके बाद यह बातचीत है। G7 में मुलाकात ना होने पर ट्रंप ने फोन किया। पीएम मोदी के साथ करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान मोदी ने सीजफायर पर स्थिति साफ की। कभी भी भारत पाक को लेकर मध्यस्थता की बात नहीं हुई थी। तनाव के दौरान कभी भी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात नहीं हुई। सीजफायर के दौरान ट्रंप ने कई बार बयान दिया था, मध्यस्थता, ट्रेड डील, परमाणु जंग रोकने की बात कही थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। दोनों नेताओं में रूस यूक्रेन जंग पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत यात्रा का न्योता दिया। क्वाड की अगली बैठक के लिए ट्रंप को न्योता दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विक्रम मिस्री क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि
कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आज की एक और खबर है, राजा मर्डर मिस्ट्री मैन आखिर कौन है इस मर्डर में। आज पुलिस पहुंची थी, तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनम के घर मेघालय पुलिस पहुंची थी सोनम के परिवार से पूछताछ करने के लिए। जानकारी जो मिल रही है वो चौंकाने वाली है कि आखिर सोनम किसी से बात कर रही थी, और थोड़ी बहुत नहीं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ। मेघालय पुलिस की जांच में एक और शख्स का नाम सामने आ गया। सोनम संजय वर्मा नाम के व्यक्ति से घंटों बातें करती थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने संजय वर्मा को 119 बार कॉल किया। 1 महीने में दोनों के बीच 234 बार बातचीत हुई। सोनम ने अपने मोबाइल में संजय वर्मा का नंबर सेव रख कर रखा था। सोनम सोना बिट्टू के नाम से घंटों तक बात करती थी। 3 हफ्तों में मोबाइल से हर दिन कई घंटे तक बात की। राजा रघुवंशी से सगाई तय होने के बाद दूसरे नंबर से संजय वर्मा से कई बार बात की। 8 जून की रात से मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? क्या वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है? क्या संजय वर्मा ही असली मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा? शिलोंग पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस राजा के 2 और सोनम के एक फोन की तलाश में है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसके फोन गायब है। फोन मिलने से पुलिस डेटा रिकवर कर सकेगी, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है सोनम का भाई। कि क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। और आज की एक और आपके लिए अच्छी खबर, अगर आप सफर करते हैं एक जिले से दूसरे जिले तो ये खबर आपके लिए, एक शहर एक राज्य से दूसरे राज्य, 3000 में साल भर का फास्ट टैग कैसे होगा? जो गाड़ी चलाते हैं, टोल प्लाजा से निकलते हैं, उनके लिए यह खबर जरूरी है। क्या सरकार की ने खुशखबरी दी है लोगों को? फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार का दरअसल फैसला है। 3000 में 1 साल का फास्टैग मिलेगा। अभी केवल महीने भर का पास मिलता है और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा है। नई सुविधा निजी वाहनों पर लागू होगी। नया फास्टैग पास 15 अगस्त से मिलने लगेगा। साल भर में 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं इसके तहत। एक टोल क्रॉस करने की कीमत 15 रुपए आएगी। अभी 200 टोल के करीब 10,000 रुपए खर्च होते हैं। अब इतने टोल क्रॉस करने पर केवल 3,000 का खर्चा आएगा। नई व्यवस्था से नेशनल हाईवे के टोल क्रॉस करने में आसानी होगी। टोल पर वाहनों की भीड़ नहीं लगेगी। नई व्यवस्था केवल नेशनल हाईवे टोल के लिए है, स्टेट हाईवे या लोकल टोल के लिए यह व्यवस्था नहीं है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है और स्टिकर में एक चिप लगी होती है जिसे गाड़ी के सामने लगाया जाता है और फास्टैग वाहन चालक के बैंक खाते से जुड़ा होता है। टोल प्लाजा पर बिना रुके शुल्क का भुगतान उससे अपने आप हो जाता है। इससे समय और पेट्रोल डीजल की बचत भी होती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी। 3000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपए में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। और आई अब बारी आज के सूत्र की। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जोखिम उठाइए। इसके बिना कामयाबी या कोई बड़ा काम मुश्किल है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद का जन्म 1969 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से चेस खेलना सीखा और फिर अपने दिमाग और शतरंज की चालों से दुनिया में छा गए। ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले वो पहले भारतीय हैं। साल 2000 में वो चैंपियन बने और अगले ही साल टूर्नामेंट में अचानक हारने लगे। आनंद ने बाद में बताया कि वो अपनी मेहनत और तैयारी पहले जैसे ही कर रहे थे, लेकिन हार के डर से रिस्क लेने और नए अंदाज में खेलने से बच रहे थे। वो अपनी मां की सिखाई हुई एक आदत भी भूल गए थे। उनकी माताजी ने सिखाया था, हर मैच के बाद अपने विचार नोट करो,
खास तौर पर हार के बाद कि हार क्यों मिली और इससे क्या सीखा है। आनंद ने यह आदत फिर शुरू की और अपने खेल में नई नई चाल जोड़ने लगे। नोट लिखने से पता चलने लगा कि कुछ खिलाड़ी जीतने के लिए अजीब दांव चलते हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए चीखते हैं, अजीबोगरीब हरकतें तक करते हैं। आनंद ने अपनी कमजोरी और विरोधियों की ताकत पर काम किया और फिर तो वो बड़े चेस के सारे बड़े खिताब जीतने लगे। शतरंज में उन्होंने रूस और यूरोप की बादशाहत खत्म कर दी। वो 5 बार विश्व चैंपियन और शतरंज के लेजेंड बन गए। आनंद ने कामयाबी के साथ जिंदगी के कई सूत्र भी दिए, जिनमें से एक है, जब आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं तो यह पहली निशानी होती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। मतलब जब सब अच्छा चल रहा हो तब भी नए प्रयोग करते रहने चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH